अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। आज हम कंट्रोल अकाउंट्स स्टडी करेंगे और एक कंट्रोल अकाउंट्स के पास पेपर के क्वेश्चंस की वीडियो या वीडियोस नहीं है। दिस इज लेक्चर वीडियो ऑन कंट्रोल अकाउंट्स। क्योंकि इससे पहले कि हम पास पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसके सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, उसकी एंट्रीज को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला मिसकंसेप्शन है, जब भी आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर देखते हैं तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये सेल्स के अकाउंट्स हैं। SLC is the abbreviation for sales ledger control account। तो सेल्स लेजर या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहली बात, रेवेन्यू के अकाउंट नहीं है। तो फिर आप लोग ये पूछेंगे कि सेल्स लेजर और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है क्या फिर। और कंट्रोल अकाउंट्स को अगर समझना है तो सेल्स लेजर को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स लेजर आपके जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स बना रहे होते हैं ना, जो कि आप लोगों ने बेसिक्स के क्वेश्चंस पे भी बनाए होंगे, अगर उन सबको एक कैटेगराइज कर दें तो वो दे विल बी नोन एज सेल्स लेजर अकाउंट्स। तो इंडिविजुअल कस्टमर क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट या इंडिविजुअल कस्टमर के ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट्स आर नोन एज सेल्स लेजर अकाउंट्स या सेल्स लेजर। वेरएस जो आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, वो आपकी जो सेल्स लेजर अकाउंट है इनकी समरी होता है। तो अगर किसी को समराइज इन्फॉर्मेशन देखनी है, टोटल्स देखने, तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को देखेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर इंस्टेंस ट्रायल बैलेंस है और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके लिए भी टोटल्स ही रिक्वायर्ड है, समराइज फिगर्स रिक्वायर्ड है, तो वो कंट्रोल अकाउंट से मिल जाती है। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स करूंगा, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कैसा है, क्या है। अब देखिए, जब मैं सेल्स इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स या क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो उसमें आर्यन की क्रेडिट सेल्स आर्यन के अकाउंट में, अब्दुल्ला की क्रेडिट सेल्स अब्दुल्ला के ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में, और सफ़ान की क्रेडिट सेल्स सफ़ान के ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर अकाउंट में। और आई होप सो आप लोग को ये तो क्लियर होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स पे क्रेडिट कस्टमर से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें से क्रेडिट सेल्स ही आएंगी। और अब देखिए, इनका टोटल 39,000 है। अब इन यहाँ अकाउंट्स में मैं अलग अलग सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। कंट्रोल अकाउंट में मैं डायरेक्टली सेल्स की फिगर 39,000 लूंगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में मैं समराइज या टोटल फिगर लूंगा। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। और हाउएवर, आपको ये जो टोटल्स है ना कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको प्रोवाइडेड होते हैं। लेकिन एएस लेवल में रिकंसिलेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स विद, फॉर इंस्टेंस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट विद सेल्स लेजर अकाउंट, जो है वो सिलेबस का पार्ट है। तो अगर रिकंसिलेशन में अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, तो कंट्रोल अकाउंट, फॉर इंस्टेंस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का
और सेल्स लेजर अकाउंट्स का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वरना कंट्रोल अकाउंट बनाने की, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाना ही रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये जो समराइज टोटल फिगर्स हैं ये गिवन होती है क्वेश्चन में। इनका उन सबका बैलेंस सीडी भी एज्यूम कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस ये आर्यन के ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का सीडी है, अब्दुल्ला के अकाउंट के ट्रेड सीडी बैलेंस सीडी है, और सफ़ान के ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस सीडी है। तो इन सब इंडिविजुअल अकाउंट्स पे इनके अपने बैलेंस सीडी होंगे। और कंट्रोल अकाउंट में जो टोटल बैलेंस सीडी हम लेंगे 39,000 का। इसी तरह स्टूडेंट्स का ये भी मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में परचेजेस लेजर अकाउंट्स के वो परचेजेस के अकाउंट्स हैं। नो। तो पहले तो अपना ये मिसकंसेप्शन क्लियर करें, ये परचेजेस के अकाउंट्स नहीं है। परचेजेस का अकाउंट्स अलग अलग से बनता है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि परचेजेस लेजर और परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं। तो परचेजेस लेजर अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर्स के या इंडिविजुअल ट्रेड पेबल के हमारे अकाउंट्स होते हैं। बेसिक्स के जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, तो हर क्रेडिट डिफरेंट क्रेडिट सप्लायर के आप लोगों ने सेपरेटली अकाउंट्स बनाए होंगे। तो अगर उनको हम एक जगह क्लासिफाई कर दें या ग्रुपिंग कर दें, तो दैट इज नोन एज परचेजेस लेजर और परचेजेस लेजर अकाउंट्स। इसी द परचेजेस लेजर अकाउंट विल बी द summary of these trade payable accounts और purchases ledger accounts। तो अगर हम इन्हीं की समराइज या टोटल फिगर जो परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में होंगी, तो इसके लिए भी आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फॉर इंस्टेंस अब परचेसेस लेजर अकाउंट्स की एग्जांपल क्या होगी कि मेरे तीन ट्रेड पेबल्स है, अलहम्द, जाबरा और वैकम। अब इन तीनों को मैंने डिफरेंट पेमेंट्स की है क्योंकि मेरे ट्रेड पेबल्स हैं। तो अलहम के अकाउंट में अलहम की पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा, जाबरा के अकाउंट में जाबरा की पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा, और वैकम के अकाउंट में वैकम की पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ हम हर सप्लायर के अकाउंट में सेपरेटली उनकी जो भी रिस्पेक्टिव पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। और फॉर इंस्टेंस इन पेमेंट्स का टोटल जो है वो 70,000 है। अब परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में आप ये टोटल पेमेंट टू सप्लायर लेंगे 70,000 की, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट इन्हीं परचेजेस लेजर अकाउंट्स की समरी होती है।
तो कंट्रोल अकाउंट में आप ये टोटल पेमेंट लेंगे 70,000 की, तो आप डेबिट कर देंगे परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट पे। और ये बात याद रखिएगा कि परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका टोटल ट्रेड पेबल्स अकाउंट होता है, लेकिन एग्जाम में परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का वर्ड यूज करेगा, इसलिए उसका आइडिया होना चाहिए। टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट का वो वर्ड यूज नहीं करता। इसी तरह सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होगा। ये इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, ये टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है। तो आपकी कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में ये होगा कि फॉर इंस्टेंस ये सेल्स लेजर अकाउंट्स पे जो सारे बैलेंस इंडिविजुअल कस्टमर के बैलेंसेस है उनका टोटल 39,000 बन रहा है। अब हो सकता है कंट्रोल अकाउंट्स पे वो कुछ और फिगर हो, 40,000 हो, 45,000 हो। तो अगर आपके सेल्स लेजर बैलेंसेस और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हम रिकंसिलिएशन करेंगे। तो अब हम यह सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री डिस्कस करेंगे। तो सर्टेन एंट्रीज तो आपकी बेसिक से ही हैं, तो वो आपको आइडिया होगा, और कुछ यहाँ एडिशनल एंट्रीज होंगी। अब अगर मैं चाहूँ तो आप सबको डायरेक्ट टी अकाउंट का लेजर अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखा दूँ, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का, क्योंकि पेपर टू में 95% ऑफ द टाइम वही आता है। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज में वो आपकी एंट्रीज भी टेस्ट करता है। और एंट्रीज अंडरस्टैंड करने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपके लिए जो लेजर अकाउंट या टी अकाउंट है ना, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। और टी अकाउंट के फॉर्मेट को आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रिटेन भी कर सकते हैं। अगर अभी आप सब टी अकाउंट देख के रट लेंगे तोते की तरह, तो इन फ्यू डेज यू गाइस आर गोइंग टू फॉरगेट इट। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स। तो देखिए, क्रेडिट सेल्स हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होता है, और ट्रेड रिसीवेबल्स या एसएलसी हमारा एसेट है, करंट एसेट है। तो एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और रेवेन्यू या सेल्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। उसके बाद है रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, बाय द वे मैं एसएलसी लिख रहा हूँ टू सेव टाइम, और एसएलसी टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी होता है, लेकिन क्वेश्चंस में कंट्रोल अकाउंट्स के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का वर्ड यूज होता है, इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आई एम राइटिंग एसएलसी हियर। तो अब देखिए, जब कस्टमर से क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स या क्रेडिट कस्टमर से कैश अमाउंट रिसीव करेंगे, तो बैंक का कैश ऑब्वियसली डेबिट होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे होंगे जब हम उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे, तो ऐसे डिक्रीज होने पे ट्रेड रिसीवेबल का या एसएलसी क्रेडिट होगा। अच्छा, सेल्स रिटर्न इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर सेल्स और रेवेन्यू। और कॉन्ट्रा अकाउंट्स का अगर आप लोग को आइडिया नहीं, तो इस पर मैंने सेपरेटली लेक्चर वीडियो की थी, तो आप लोग उसे व्यू कर सकते हैं जाके। और सेल्स रिटर्न में जब एक ट्रेड रिसीवेबल गुड्स रिटर्न कर रहा होता है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिसीव लेस अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स इन द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली एसएलसी या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अब डिस्काउंट अलाउ ना, हम कस्टमर अगर हमें क्रेडिट रिसीवेबल टाइमली पे करते हैं तो हम उसको ये कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं।
और बाय द वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। तो डिस्काउंट अलॉट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा बिकॉज ये एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इससे हम अमाउंट कम रिसीव करेंगे। और इससे ट्रेड रिसीबल की वैल्यू डिक्रीज होगी बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव लेस अमाउंट फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीबल्स। तो एस एल सी या ट्रेड रिसीबल डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। इसके बाद है आपका ये डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक पे होता है कि अगर कस्टमर ने आपको चेक दिया और उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था आपकी पेमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो चेक कैंसिल हो जाएगा। बैंक बैंक कैंसिल कर देगा चेक को। अच्छा, डिसऑनर चेक का इनसफिशिएंट बैलेंस के अलावा अदर रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस उस पर अमाउंट वर्ड्स पे और नंबर्स पे मेंशन करनी होती है, उस पर मिस्टेक कर दी। जिसने चेक दिया है कस्टमर ने, उसने चेक में सिग्नेचर में मिस्टेक कर दी, या उसने और कोई अगर मिस्टेक की है चेक में, तो उन रीजंस की वजह से भी चेक डिसऑनर या बाउंस हो सकता है। तो जब हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया होगा तो हमने रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स वाली एंट्री पास की होगी। तो डिसऑनर चेक पे अब उसकी रिवर्स एंट्री होगी। क्योंकि एसएलसीए से वी स्टिल हैव टू रिसीव दिस अमाउंट, तो हम वापस एसएलसीए को या ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। और हमें एक्चुअल में कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ नहीं, तो बैंक बैलेंस हमारा एक्चुअल में इंक्रीज हुआ नहीं, तो बैंक ऑब्वियसली डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं। अगर हमारे कस्टमर्स ट्रेड रिसीवर्स पेमेंट्स लेट कर रहे हैं तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आप लोग के इलेक्ट्रिक का बिल अगर लेट पे करें तो के इलेक्ट्रिक लेट पेमेंट चार्जेस लेगी। अगर आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टेंस स्टॉर्म फाइबर या पीटीसीएल या एक्सेट्रा का इंटरनेट बिल लेट करें, तो वो भी आपसे कुछ लेट पेमेंट चार्ज लेंगे। अब जब हम लेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ट्रेड रिसीबल्स या क्रेडिट कस्टमर से, तो वी आर गोइंग टू रिसीव मोर अमाउंट फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीबल्स। सो ऑब्वियसली एज पे ट्रेड रिसीबल्स इंक्रीज होने पे डेबिट किया जाएगा या एसएलसी है। एंड दिस इंटरेस्ट इनकम विल रिप्रेजेंट एडिशनल इनकम फॉर आवर बिजनेस। तो इंटरेस्ट इनकम इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। इरिकवरेबल डेट्स की मैंने एंट्री मेंशन कर दी है। और अगर आपने इरिकवरेबल डेट स्टडी किया हुआ है तो आप लोग को ये एंट्री क्लियर होगी। और अगर इरिकवरेबल डेट्स नहीं आता तो आप लोग इरिकवरेबल डेट्स की मैंने कवर किया हुआ है चैनल में ऑलरेडी। आप लोग वो लेक्चर वीडियो देख सकते हैं जाके, और पास पेपर की वीडियोस भी। रिफंड टू कस्टमर्स, इसमें हो सकता है फॉर इंस्टेंस किसी कस्टमर से मुझे 1000 रिसीव करने थे, मैंने उससे 1500 रिसीव कर लिए। कस्टमर ने 500 बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा पे हमें पे कर दिया, और हमने 500 रिसीव कर लिया। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिफंड दिस 500 टू द कस्टमर्स और ट्रेड रिसीबल। तो जब हम कस्टमर को रिफंड करेंगे तो एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि अब हमारा बैंक या कैश क्रेडिट होगा। और एसएलसीए या ट्रेड रिसीबल डेबिट होगा। अब यहाँ एसएलसी या ट्रेड रिसीबल इसलिए डेबिट नहीं हो रहा कि हमारा वो ट्रेड रिसीबल इंक्रीज हो रहा है। जब हमने उससे एक्स्ट्रा 500 रिसीव किए होंगे, तो उस वक्त हमने ट्रेड रिसीबल में ये एक्स्ट्रा या एसएलसी में एक्स्ट्रा 500 क्रेडिट किए होंगे। तो अब अगर मैं इस एक्स्ट्रा 500 को कैंसिल करना है तो ऑब्वियसली हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। और बैंक कैश वैसे ही क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली एसएलसी में इसको डेबिट करना है। इस तरह भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, और ये हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये टोटल ट्रेड रिसीबल्स अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इस पे देखिए हम रेवेन्यू सेल्स लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे।
और ये जो इसका डिटेल कॉलम होता है ना, ऑन बोथ द डेबिट साइड एज वेल एज द क्रेडिट साइड, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन नहीं लिखना होता, बल्कि हमें मेंशन करना होता है कि फॉर इंस्टेंस ये सेल्स की अमाउंट जो मैं यहाँ डेबिट कर रहा हूँ, वो क्रेडिट में किस अकाउंट में कर रहा हूँ। तो हम ये तो ऑब्वियसली हम रेवेन्यू और सेल्स लिखेंगे। जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो रेवेन्यू और सेल्स में क्रेडिट हो रहा है, जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जो यहाँ डेबिट हो रहा है डिसऑनर चेक की वजह से, वो अमाउंट बैंक में क्रेडिट होगी। और बाय द वे जो ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल डिसऑनर चेक है, रिफंड है, और ये एबनॉर्मल या माइनर बैलेंस है, ये मैंने इसलिए मेंशन किया नोट्स पे ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि ये किन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज है। लेकिन मेन ये आपको बैंक लिखना है, डिसऑनर चेक नहीं लिखना है। मेन आपको यहाँ रिफंड के केस पे बैंक के कैश लिखना है, रिफंड मेंशन नहीं करना। अकाउंट के नेम मेंशन करने। और रिसेंट अभी जो मैं पास पे क्वेस्ट वीडियोस करूंगा तो उसपे मैं आपको एग्जाम मार्क स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो एग्जामिनर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस टी अकाउंट्स और लेजर अकाउंट्स। तो उसमें अगर आपने अमाउंट से लिखी लेकिन आपने इसमें या डेट में मिस्टेक की तो वो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपका इस वैल्यू के लिए 1 मार्क्स है। उस पर भी फर्दर 2 टाइप की मार्किंग होती है टी अकाउंट्स, अगर वो टेस्ट करता है तो वो फिर आपसे मैं पास पेपर की वीडियोस पे डिस्कस करूंगा। तो इस पे प्लीज आप लोग बहुत केयरफुल रहे, और इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस बेसिक से करके आते हैं। तो अगर आप लोग की बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप लोग को उस चीज पर इतनी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। डिस्काउंट अलाउड, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो डिस्काउंट अलाउ में डेबिट होगा, जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है वो इरिकवरेबल डेट पे डेबिट हो रहा है। जो कस्टमर से अमाउंट, सारे क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल से हमने अमाउंट रिसीव किया है वो यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के कैश पे डेबिट हो रहा है, ये मतलब है। तो एक क्रॉस में हमें रेफरेंसिंग करनी होती है डिटेल कॉलम में। अच्छा, एक चीज आप लोग देख लेंगे नॉर्मली, तो क्योंकि हमारा एसेट का अकाउंट है तो इसकी ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस या अपोजिट साइड में होना चाहिए। लेकिन आप लोग उस पर देख सकते हैं, और इनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेस भी है, जबकि तो एसेट का अकाउंट है इस पे क्रेडिट बैलेंसेस होने नहीं चाहिए। तो दीज आर नोन एज एबनॉर्मल और माइनर बैलेंसेस। तो इसका मतलब कुछ ऐसी एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो सकती है जिसकी वजह से ये क्रेडिट बैलेंस की नौबत आ सकती है। अब इसके रीजन मैं वो लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और ये आपसे फ्रीक्वेंटली वो पूछता भी है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसका मतलब ये, क्रेडिट कस्टमर के केस में तो होता है कि हम ही उनसे उनसे रिसीव करना होता है, और कस्टमर्स ओ टू द बिजनेस। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स बिजनेस एज अ लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कस्टमर, और बिजनेस ओज टू द कस्टमर। तो वो सर्टेन ट्रांजेक्शन्स की वजह से होगा जो कि रेयरली होती है। तो अगर हमें कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दी है लेकिन हमने उसको गुड सप्लाई नहीं किए, तो दैट रिप्रेजेंटेड ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस, सो ऑब्वियसली दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट बैलेंस। कस्टमर ने फॉर इंस्टेंस हमें 1000 की जगह 1500 पे कर दिया और हमने रिसीव कर लिया है, और अगर हमने वो 500 का रिफंड सो फार नहीं किया, तो ऑब्वियसली दैट विल रिप्रेजेंट अ क्रेडिट बैलेंस। और कस्टमर ने हमें सेल्स रिटर्न कर दिया और प्रीवियसली वो उसके लिए हमें पे कर चुका था, और हमने अगर उसको ये अमाउंट रिफंड नहीं की है, और कस्टमर ने जो हमें पेमेंट की थी तो हमें उसे अर्ली पेमेंट का कैश डिस्काउंट देना था, हम उसका कैश डिस्काउंट एडजस्ट करना भूल गए, तो हमें उसे कैश डिस्काउंट की अमाउंट रिफंड करनी होगी। और ये एरर ऑफ फ्रॉड का भी आउटकम हो सकता है। थ्योरेटिकली वही पूछ रहा भी होता है सेपरेटली, और एट टाइम वो सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस के बजाय वो इनमें से कोई एक रीजन लिख देगा उस एबनॉर्मल बैलेंस के साथ। तो आपको उससे कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई करना होगा, और ऐसे पास पेपर पे क्वेश्चंस भी है कि ये एबनॉर्मल या क्रेडिट बैलेंस है।
इसी तरह हम परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या टोटल ट्रेड पेबल्स अकाउंट की एंट्रीज डिस्कस करेंगे। इस पर भी काफी एंट्रीज आपकी बेसिक से और कुछ एडिशनल एंट्रीज होंगी। अब अगर हम क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हैं तो परचेजेस ऑब्वियसली डेबिट होगा, परचेजेस एक्सपेंस होता है। और क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब है वी आर गोइंग टू पे लेटर टू द क्रेडिट सप्लायर्स। तो उससे हमारी ट्रेड पेबल या ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो पीएलसी या ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। इसी तरह अगर हम पेमेंट करें ट्रेड पेबल को तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होगी ट्रेड पेबल की या पीएलसीए की, और हमारा बैंक का कैश क्रेडिट होगा। इसी तरह जो हम ट्रेड परचेज रिटर्न करेंगे, यानी सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, तो अब इसका ना सप्लायर को कम पे करेंगे, तो हमारी ट्रेड पीएलसी या ट्रेड पेबल डेबिट होगा। अब परचेजेस रिटर्न इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर परचेजेस, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। और कॉन्ट्रा अकाउंट समझने तो लेक्चर वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरी। इसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर्स। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, अगर हम सप्लायर को पेमेंट लेट करें तो वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो ऑब्वियसली इस केस में इंटरेस्ट हम पे करेंगे सप्लायर को, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, वो डेबिट होगा। And now, because of the interest, we are now required to pay more to the trade payable or the credit supplier. So our liability will is increasing. So obviously PLC और trade payables को हम credit करेंगे। अब डिस्काउंट रिसीव, इसका नाम, हमने सप्लायर को अगर टाइमली पे करे तो हमें वो कैश डिस्काउंट उससे हम रिसीव करेंगे। इसका नाम हमें सप्लायर को कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पीएलसी या ट्रेड पेबल डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। एंड डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम फॉर अस बिकॉज दैट रिड्यूसेस आवर परचेज कॉस्ट। सो ऑब्वियसली इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट की जाएगी। इसके बाद रिफंड फ्रॉम सप्लायर। अब सपोज करें मुझे सप्लायर को 1000 पे करने थे, मैंने बाय मिस्टेक उसको 1500 पे कर दिए, तो और सपोज करें उसने 500 मुझे रिफंड भी कर दिया, तो ये पेमेंट टू सप्लायर की अपोजिट एंट्री बनेगी इसकी। तो ऑब्वियसली हम सप्लायर से इस बार रिफंड रिसीव करेंगे, तो हमारा बैंक का कैश डेबिट होगा। और पीएलसी क्रेडिट इसलिए नहीं होगा कि हमारा ट्रेड पेबल या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब हमने वो एक्सेस 500 को पे किया होगा तो हमने अपना परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल को डेबिट किया होगा। तो ऑब्वियसली 500 को अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो 500 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टी अकाउंट। अब इस पे देखिए, जो अमाउंट मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो उसके साथ अगर परचेजेस लिखा है तो इसका मीनिंग है कि वो परचेजेस अकाउंट में डेबिट हुई है। जो यहाँ क्रेडिट किया और मैंने इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट पे ही डेबिट होगा। और जैसे यहाँ मैंने बैंक कैश लिखा है, तो इसका मतलब ये पेमेंट टू सप्लायर मैंने बैंक या कैश में क्रेडिट किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पेमेंट टू सप्लायर लिख रहे होते हैं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और ये एग्जामिनर रिपोर्ट में इसने एग्जांपल्स भी दिए कि बैंक या कैश लिखना चाहिए था, स्टूडेंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या पेमेंट टू सप्लायर लिख रहे होते हैं। तो अकाउंट के नेम्स मेंशन करने, जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंसिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग और मेंशनिंग अकाउंट नेम इन द डिटेल कॉलम। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं
कि ये तो हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट है, ट्रेड पेबल या पीएलसी है, तो इसमें क्रेडिट बैलेंसेस तो ऑब्वियसली दे मेक सेंस। लेकिन कभी कभी इसमें एबनॉर्मल डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो उसका मीनिंग एक तो ये है कि तो डेबिट बैलेंस का मीनिंग ये होगा कि हमें कुछ रिसीव करना है ट्रेड पेबल से, जबकि नॉर्मली हम उसको पे कर रहे होते हैं। तो वो कुछ जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने यहाँ मेंशन की भी अपने नोट्स में। सप्लायर को हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, उसने हमें गुड्स नहीं दिए, तो अब गुड्स रिसीवेबल है सप्लायर से। हमने सप्लायर को फॉर इंस्टेंस 1000 की जगह 1500 पे कर दिए, और वो 500 का रिफंड मैंने रिसीव नहीं किया, तो दैट्स अ रिसीवेबल फॉर आवर बिजनेस। और सप्लायर को मैंने परचेज रिटर्न तब किया जब मैं उसको पेमेंट कर चुका था, और वो मैंने पेमेंट का रिफंड रिसीव नहीं किया, तो वो भी डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा। और या तो ये जब सप्लायर को मैंने पे किया था तो मुझे टाइमली पेमेंट का, प्रॉम्प्ट पेमेंट का कैश डिस्काउंट रिसीव करना था उससे, लेकिन सप्लायर एडजस्ट करना भूल गया, तो इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गेट अ रिफंड फॉर दिस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। एरर और फ्रॉड का भी आउटकम हो सकता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड इनवॉइस। तो अगर मैं क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेस कर रहा हूँ तो उसके लिए इनवॉइस का वर्ड यूज होगा। तो क्वेश्चन में अगर उसने सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेस है। तो इनवॉइस इज फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, रिसीट इज फॉर द कैश ट्रांजेक्शन। अनदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर बल्क बाइंग का डिस्काउंट हम कस्टमर को दे रहे हैं, या हमारा रेगुलर कस्टमर है तो उसको रेगुलर कस्टमर होने की वजह से रिपीट डिस्काउंट, रिपीट परचेजेस की वजह से डिस्काउंट दे रहे, तो दैट विल बी द ट्रेड डिस्काउंट। या हम सप्लायर के रेगुलर कस्टमर है तो वो हमें उस चीज़ के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए आपकी एडजस्ट तो जरूर होगा, लेकिन वो अकाउंटिंग बुक्स पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश डिस्काउंट जो वो आइदर वी गिव इट टू आवर कस्टमर्स और वी रिसीव फ्रॉम द सप्लायर्स टू एंकरेज द टाइमली और प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। तो कैश डिस्काउंट बल्क बाइंग डिस्काउंट नहीं होता, ये टाइमली पेमेंट को एंकरेज करने का डिस्काउंट होता है। अगर हम कस्टमर से हम टाइमली रिसीव कर रहे हैं तो हम उनको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और इसी तरह अगर हम सप्लायर को टाइमली पे कर रहे हैं तो हम उससे कैश डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव जो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट विल बी एडजस्टेड बट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। इनवॉइस और रिसीट की एक और एग्जांपल मैं आप लोग को ये दे सकता हूँ कि मेरा जो इंटरनेट कंपनी है जिसका मैंने नेट लिया हुआ है, तो जब वो बिल की ईमेल आती है या उसका नोटिफिकेशन आता है कि पे करना है, तो उस टाइम में इनवॉइस आती है, और जब मैं इंटरनेट का बिल पे कर देता हूँ तो उसके बाद रिसीट आता है। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है, वरना मैं अपना ही आपको इंटरनेट बिल का इनवॉइस और रिसीट शो कर देता। तो ये इसके सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ है, वो मैं आपको इंशाल्लाह पास पेपर का जो क्वेश्चन की वीडियो है वो उसी में कॉन्ट्रा सेट ऑफ का सिनेरियो दिया होगा, तो वो मैं आपको वहीं एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक इशू ये आता है कि जो जिनका ओ लेवल या जीसीएसई का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो वो ये टॉपिक वहां भी स्टडी करके आए हैं, तो उन्हें एटलीस्ट अकाउंट्स बनाने का आइडिया होता है एसएलसीए का और पीएलसीए का। लेकिन अब जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओ लेवल या आईजीसीएसई अकाउंट्स स्टडी नहीं की है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट 95% क्वेश्चंस एएस लेवल के पास पेपर में रिकंसिलिएशन के, तो वो ऑब्वियसली साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अब जो एएस लेवल के 80s और 9 जो पुराने पास पेपर्स है ना 80s 90s के, उस पर सर्टेन क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, और उससे हमें सिर्फ एसएलसी और पीएलसी प्रिपेयर करना है। तो एक वीडियो तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस पे करूंगा जिसमें मैं एक एसएलसी और एक पीएलसी ड्रॉ करूंगा एक ही क्वेश्चन में, डेटा गिवन होगा, ताकि एटलीस्ट साइंस स्टूडेंट्स को क्लियर हो सके कि पहले तो एसएलसी और पीएलसी बनता कैसे। क्योंकि देखो आपको एसएलसी और पीएलसी का
बनाना और प्रिपेयर करना नहीं आता तो रिकंसिलिएशन में बहुत डिफिकल्टी होगी। और जब आप लोग को ये क्लियर हो जाए उसके बाद मैं रिकंसिलिएशन की भी पास पेपर वीडियोस करूंगा, तो उससे आप लोग को फिर रिकंसिलिएशन का आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे करनी है। और जो ओ लेवल आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आप लोग को सिर्फ करेक्टली एसएलसी और पीएलसी, एसएलसी है या पीएलसी है या दोनों आपको सिर्फ प्रिपेयर करने। तो अब से आप लोग को कंट्रोल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।